एवरीवन, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। ओके, ठीक है, एक मिनट। तो पहले डाउट डिस्कशन कर लेते हैं। मेजरली किस किस में डाउट है आपको? कुछ ऐसा टॉपिक है जो डाउट वगैरह कुछ पूछना है, कोई टॉपिक समझना हो पुराना, या फिर किसी असाइनमेंट में डाउट हो तो मैं वही ओपन कर लूं? बोलो। आज जो भेजा था वो पढ़ लिया था? यस सर। ठीक है, उसको भी ओपन कर लेते हैं। और आपके जो जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर देना तो मैं ओपन कर लूंगा। ठीक है, कोई टॉपिक हो, कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही हो तो आप पूछ सकते हो। सीक्वेंस इन सीरीज बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट कर दिया, अच्छी बात है। ये आपके नोट्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। देखो यहाँ पे बहुत प्रॉपरली मैंने दिया हुआ एपी। एपी में सम ऑफ ये जनरल टर्म, सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला एन। एन को लिखने का एक और तरीका क्या, एस एन में से एस एन माइनस वन कर दोगे तो ये आ जाता 3 नंबर। अगर एपी में तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। 3 नंबर अगर एपी में लेना तो ये ले सकते हैं। एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इक्वल। कॉमन टर्म्स वाले क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, आपको पता ही है। दो सीरीज अगर कॉमन है तो उनका जो कॉमन टर्म वाली सीरीज होगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ डी वन एंड डी टू। फिर जीपी के बारे में सारी चीजें गिवन है। जनरल टर्म, सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द जीपी, सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म। 3 टर्म अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीपी में 3 टर्म लेने का तरीका, जैसे एपी में सम कांस्टेंट होता है वैसे जीपी में क्या होता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो ये आपका सीक्वेंस इंडिसेस की थ्योरी थी। इसके बाद मैंने आपको 7 क्वेश्चन दिए थे। इसमें कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आया हो, एनीवन, किसी ने अटेम्प्ट किया हो? देखो यहाँ पे स्टार्टिंग वाले सब बेसिक है, और ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको जानबूझ के वैसे ही क्वेश्चन दिए 2023 2024 के, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे फर्स्ट वाले में S20 S10 दिया हुआ है, यहाँ पे SN दिया हुआ है, पूछा AN बताओ, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा SN माइनस वन वाला। कॉमन टर्म वाला ये क्वेश्चन, ये भी बहुत पूछते हैं, है ना। तो आपको कॉमन टर्म्स देखने, लास्ट टर्म पता करना है। ये हो गया था, इसमें डाउट है क्या? कॉमन टर्म्स कैसे निकालते हैं, एनीवन? बोलो। हो गया था सर। हो गया था। हाँ, बाइनोमियल वाले भी क्वेश्चन करा दूंगा क्रिश में। एक एक करके सारा इसको देख लेते हैं आज। जो नोट्स मैंने भेजे उसी का मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। कॉमन टर्म्स में ध्यान रखना, पहले कॉमन टर्म्स पता कर लो कौन कौन सी है। जो जो भी कॉमन टर्म्स आएगी, जैसे यहाँ पे पहली कॉमन टर्म 9 है, अगली कॉमन टर्म कुछ ना कुछ होगी। कॉमन डिफरेंस पता कर लेना, एलसीएम ऑफ डी1 एंड डी2। अब ये देख लेना लास्ट टर्म क्या आ रही है, दोनों सीरीज की लास्ट टर्म क्या आ रही है। फिर जो भी छोटा नंबर होगा, जो भी स्मॉलर टर्म होगी, उसको उससे लेस देन कर देना। तो एन लेस देन द स्मॉलर लास्ट टर्म, जो भी लास्ट टर्म छोटी वाली होगी उससे हम एन को लेस देन कर देंगे। यहां से मेरे को एन में कंडीशन पता चल जाएगी। एन लेस देन इक्वल टू स्मॉलर ऑफ द टू लास्ट टर्म्स, स्मॉलर ऑफ द टू लास्ट टर्म्स। ये एन लेस देन कर देंगे, उससे हमको कंडीशन निकल जाएगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है फंडामेंटल, इसको ट्राई कर लेना। इसके बाद एएमजीएम। एएमजीएम में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, यहाँ पे मैंने फंडामेंटल वाले लिखा है, इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन वाला नहीं लिखा है। ज्यादातर ये ज्यादा काम आता है। x1 x2 अगर दो नंबर है, उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। आपके अगर n टर्म्स है, अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 अप टू xn डिवाइडेड बाय n। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका क्या होता है, सबका प्रोडक्ट कर दो पावर 1/n। तो ये ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका। रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ध्यान रखना अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन कब लगेगा, जब नंबर मेरे पॉजिटिव हो। तो फॉर द पॉजिटिव नंबर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक। ये क्वेश्चन कहाँ पे अप्लाई होते हैं, जनरली जहां पे भी मिनिमम वैल्यू पूछी हो, एक्सप्रेशन में जो टर्म्स है वो पॉजिटिव हो, और जिनका प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन थोड़ा अच्छा आ रहा हो, ऐसी जगह में मेरा एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। हिंट टू यूज द फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ फंडामेंटल एपी और जीपी के मिक्स क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे दिए हुए समेशन वाले, ये भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सबके आंसर की यहाँ पे गिवन है। और डाउट आए तो आप डाउट डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट करो, जैसे बाकी बच्चे भी पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछी है। और ये वाला ये भी ध्यान रखना, ये भी बहुत काम आ जाता है। कोई भी नंबर और उसी नंबर का रेसिप्रोकल, अगर वो नंबर पॉजिटिव है
तो कोई भी एक्सप्रेशन और उसी एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल, ये कोई भी नंबर उसका सम का रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, ये ध्यान रखना। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो सकता है। अब यहाँ पे x की जगह कुछ और भी आ सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर आ सकता है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, एएमजीएम का कॉन्सेप्ट पे एक बार देखो ध्यान से। क्या बोला गया? ए बी सी डी ई आर द पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट सम इक्वल टू 11, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? एबीसीडी पॉजिटिव नंबर, सम दिया हुआ है बच्चों। देखो प्रोडक्ट जिसका पूछा है उसमें क्या आ रहा है? ए की पावर 5 आ रहा है, बी की पावर 3 आ रहा है, सी की पावर 2 आ रहा है और डी डी आ रहा है। तो ये क्रिएट करना है। ये कैसे क्रिएट करें? ए 5 बार, बी 3 बार, सी 2 बार और डी 1 बार, हाँ है ना? और आपको गिवन क्या? सम गिवन है। तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगाने के लिए कौन से नंबर में अप्लाई करें? सर a/5 को 5 बार प्लस कर देंगे। हाँ वेरी गुड। अब मेरे पास देखो सम क्या है? ए बी सी डी, कोफिशिएंट यहाँ पे सबके 1 है, कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1। तो मुझे ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे ताकि ए का कोफिशिएंट भी 1 आ जाए और प्रोडक्ट 5 बार आ जाए। तो ए 5 बार चाहिए और सम भी 1 चाहिए, ए चाहिए। तो a/5 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 5 बार ले लेंगे। इससे फायदा क्या होगा? प्रोडक्ट करने पे ए की पावर 5 क्रिएट हो जाएगा और सम करने पे ए क्रिएट हो जाएगा, है ना? तो 5 नंबर तो ये ले लिया। इसी तरह से बाकी में भी लॉजिक लग जाएगा। बी की वैल्यू क्या लेंगे? b/3 b/3 b/3, ताकि प्रोडक्ट करने पे बी क्यूब क्रिएट हो जाए, सम भी हो जाए। सी स्क्वायर क्रिएट करना तो c/2 c/2 और डी क्रिएट करना तो एक डी ले लो। तो मान लो मैंने ये नंबर ले लिया। ये कितने नंबर हो गए? 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर हो गए। इनमें इन 11 पॉजिटिव नंबर्स में हम अप्लाई करते कॉन्सेप्ट एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। अर्थमेटिक मीन क्या होगा इन 11 नंबर का? इन सबका सम, है ना? बोलो। इन सबका सम डिवाइडेड बाय 11, ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे? इन सबका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करने पे देखो क्या आएगा? ए की पावर 5 बी का क्यूब सी स्क्वायर डी की पावर 1 अपॉन 5 की पावर 5 3 क्यूब 2 स्क्वायर इंटू 1 की होल पावर 1/11। क्या सही लिखा है? बोलो। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे ऊपर देखो, ऊपर इन सबका सम क्या क्रिएट होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय 11। अब ये ऑलरेडी 11 की 1 है, तो ये पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अब ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है? 1/11 को उधर भेज देना, दोनों तरफ 11 की पावर से मल्टीप्लाई कर देना। तो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कैसे टर्म्स को क्रिएट करना, ये आप देख सकते हो। ये सारे इलस्ट्रेशन ऑलरेडी क्लास में ले रखे हैं, इसलिए जानबूझ के मैंने वही रखे आपके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। नए क्वेश्चन मैंने नहीं दिए, क्वेश्चन वही लिए जो रेगुलर लेक्चर में हमने लिए थे। उन्हीं की प्रैक्टिस अगर 2-2 3-3 बार कर लोगे तो भी आपका फायदा हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे और भी ये 3 एपी इस सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन दिए हुए थे। XYZ are positive number such that this has the greatest value equal to this, then the value of this क्या होगा? तो इसको कैसे करेंगे? आपको यहाँ पे रेसिप्रोकल पूछा है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z पूछा हुआ है। XYZ पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, वो पूछा है कि इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 1/16 गिवन है, मतलब इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 1/64 गिवन, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/16। तो आपको पूछा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का सम कितना होगा? कैसे करें? सोचो। बताओ क्या टर्म्स को अज्यूम करें? जैसे मान लो एक x ले लेते, एक y ले लेते, या तो 2 z ले लो, या फिर z/2 z/2 लेना है तो z/2 z/2 ले लो। इन 4 नंबर में अगर अपन a एम जी एम लगाएं
तो इन चार का सम डिवाइड बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू इनका प्रोडक्ट की पावर 1/4। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे सम कितना बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बाय 4। अब देखो ये पावर 1/4 है, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन 1/64। यहाँ पे अगर 1/64 रख दे तो यहाँ से मुझे इसके बारे में आइडिया लग जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड के बारे में। लेकिन रेसिप्रोकल कैसे निकालोगे? सर HM। हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, एचएम से होगा क्या? एचएम भी सोच तो सकते हो, और कोई तरीका इसके अलावा? और सेम लॉजिक नीचे वाले के लिए भी सोचना, 16 में भी क्या सोचेंगे? फिफ्टीन और 16 दोनों का सोच, दोनों ट्राई कर लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। करो जल्दी से कोशिश। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ एक चीज, एक और कर सकते हैं इसमें अंदर। हम जब ये पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, है ना? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये इक्वल हो जाए। Yes, sir. दोनों अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल कब होते थे? जब नंबर सेम हो। Yes sir। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल कब आएगा? जब दोनों नंबर क्या हो, सेम। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की मैक्सिमम वैल्यू हमको गिवन है, तो ये अचीव कब होगा? ये 1/64 अचीव कब होगा? जब ये दोनों इक्वल हो जाए। मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम कब पुट अप कर सकते हैं? जब मेरे x y और ये z/2 तीन या फिर जो चार नंबर है ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी मेरी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड हो पाएगी, है ना? Yes sir। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में हमको क्या दिया, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कब अटेंड होगी? इक्वल टू में, जब ये तीनों आपस में इक्वल हो जाए, जिसपे भी मैंने एएमजी लगाया, ठीक है। तो इसको अगर मानो मैं टी अज्यूम कर लूं या फिर पी अज्यूम कर लूं, कुछ भी अज्यूम कर लूं, एक्स पी हो गया, एक्स की वैल्यू पी, वाई की वैल्यू पी, जेड की वैल्यू 2p हो जाएगी। तो मुझे क्या पूछा गया, 1/p प्लस 1/p प्लस 1/2p, ये सब निकालना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2p, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कितना आ जाएगा, 5। मुझे ये वैल्यू निकालनी है। और p कैसे निकालोगे? p मतलब ये, या पुट अप कर दोगे इक्वालिटी में। इसको इक्वालिटी के लिए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट अप करेंगे, 1/64, ठीक है। और यहाँ पे p प्लस p प्लस p प्लस p कितना हो जाएगा, 4p। तो यहाँ से p आ जाएगा, ये p की वैल्यू यहाँ पुट अप करना। क्लियर है? Yes sir। तो यहाँ पे क्या Yes, सोचना sir. है कि मेरा am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो मैक्सिमम वैल्यू कब अटेंड होगी, जब मेरा इक्वेलिटी वाला साइड हो, ठीक है। अच्छा ये वाले जो इसमें क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में जनरल टर्म सर लिख दोगे? इनकी यस सर, जनरल टर्म लिख के उसके बाद एक्सपेंशन हाँ, लगा देते हैं सर। एक्सपेंशन है तो जनरल टर्म लिख देना यहाँ पे, ठीक है। चलो।
बाइनोमियल में आपकी जो वेराइटी आती है, एक तो जनरल टर्म पे, तो जनरल टर्म तो एकदम रटी होनी चाहिए। जनरल टर्म को लिखने का तरीका क्या होता है? एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर। ठीक है, अब आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे जेई मेंस में भी 2024 में भी एक क्वेश्चन क्या आया, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स निकालने के लिए जनरल टर्म लिखोगे और एक्स की टोटल पावर को कैसे इक्वेट कर दोगे? 0 से, है ना? यस सर। ठीक। इसके अलावा और क्या वेराइटी आती है? कभी कभी कोफिशिएंट सर पूछेंगे। हाँ बोलो। वो क्वेश्चन नंबर 15 एक बार फिर समझा देंगे? हाँ थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। ठीक है, मैं वापस लेता हूँ उस क्वेश्चन को। तब पहले एक बार ये बाइनोमियल का कवर कर लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को एक बार लास्ट में फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अभी इस पे ओके सर। कंसंट्रेट करो। ये बाइनोमियल में एक तो ये वैरायटी आती है ना, एक तो ये वैरायटी ऑफ जनरल टर्म। तो जनरल टर्म लिखो, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछे, टोटल एक्स की पावर कलेक्ट करो। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, ये भी 2024 में आया था कि एक्स के कोफिशिएंट कभी कभी पूछ लेंगे, तो जो भी कोफिशिएंट पूछे एक्स की जो पावर गिवन है उसको इक्वेट कर दोगे तो वो कोफिशिएंट भी आ जाएंगे, है ना? नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म के लिए भी आपको क्या सीखा है? तो जनरल टर्म लिखोगे और जो भी पावर आ रही है वो पावर इंटीजर होनी चाहिए, जो भी नंबर की पावर आ रही है पावर इंटीजर होनी चाहिए, तो आपकी जनरल टर्म है। अच्छा, ये 2, 3 और 4 में कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आता हो तो आप पूछ सकते हो, तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एनीवन? हाँ सर, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में अगर रैशनल टर्म पूछा होता तभी आंसर इंटीग्रली वाला सेम होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, रैशनल टर्म के लिए भी, क्योंकि आपको देखो पावर अगर इंटीजर नहीं हुई, पावर अगर फ्रैक्शन हो गई तो आपकी इरेशनल टर्म्स आएगी। तो रैशनल पूछे या इंटीग्रल पूछे, आंसर मतलब पावर को हमेशा क्या करना पड़ेगा? इंटीजर से इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक सर। हाँ। और कोई डाउट हो तो 3, 4, 5 सॉरी इन तीनों क्वेश्चन में 2, 3, 4 में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर फोर्थ बताना। बोलो बच्चों। फोर्थ बता देते हैं। फोर्थ में पूछा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2012 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। सब लोग देखो फोर्थ वाला एक बार। आपको राइटिंग तो समझ में आ गई ना? हाँ बोलो। सर इन नोट्स में एचपी नहीं है तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, एचपी बहुत कम यूज होता है, इसलिए देखो बहुत अभी दिन इतने कम है ना, तो मैंने वही चीज डाली जो बहुत काम की है। मैंने इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन भी नहीं डाला, बहुत सारी चीजें मैंने हटाई है। ये सोचते एचपी का बस इतना तो पता ही है ना आपको, एपी का रेसिप्रोकल होता है ना? यस सर। बस उसके अलावा कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो Okay, मेंस लेवल पे, जेई मेंस लेवल पे जो जो सिर्फ काम की चीजें वो मैंने डाली है। अगर आप इतना भी कर लेते हो कवर तो बहुत इनफ है। उसके अलावा जो टेस्ट पेपर चल रहे हैं उन टेस्ट पेपर को अच्छे से तो उसका एनालिसिस करके डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे बोला गया एक्स की पावर 2012 क्या होगा, तो कैसे सोचेंगे इसके बारे में? तो जनरल टर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। अब देखो साइन यहाँ कर पे भी देना। ये टर्म बहुत स्टैंडर्ड है। हाँ, ये बहुत स्टैंडर्ड टर्म दिख रही होगी आपको। याद करो किसके फॉर्मूले में आती है दोनों टर्म? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। वेरी गुड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये 3 टर्म क्रिएट होती है। तो यहाँ पे देखो पहले पावर को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2007 है तो इसमें से एक पावर कम निकल लेते हैं, 2007, और इसकी भी पावर 2007। अब इन दोनों पावर को साथ में कंबाइन कर लेंगे, तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की ओवरऑल पावर 2007। एक 1 माइनस एक्स बाहर रह गया, तो ये आपका बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर है? ये अंदर वाला टर्म क्या बन गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। यस सर। अब इसकी जनरल टर्म लिख के देखो, इसकी जनरल टर्म क्या आएगी? एन टी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर। ठीक है, तो सही है ना? चेक कर लेने का, बोलो। यस सर। तो 2000 से आर -1 की पावर आर इंटू एक्स की पावर 3r, और ब्रैकेट के बाहर क्या दिया हुआ है? 1 माइनस एक्स। अब आपको क्या क्रिएट करना था? 2012, तो
2012 को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आर को क्या रखना पड़ेगा, बोलो। सर इक्वेट करा दें, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हुई? इक्वेट करा दें। हाँ इक्वेट करा दो। 3R की जगह अगर आपको क्या रखना है 2012, तो R कितना आ जाएगा? इससे कुछ आ रहा है क्या, देखो। सर +1 कर देंगे, डिवाइड ही नहीं होगा ना ये। हाँ तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, R इंटीजर नहीं आ रहा है। नो सर। यस सर। R अगर इंटीजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे कभी क्रिएट होगा क्या 2012, नो सर। क्योंकि R तो इंटीजर ही होना चाहिए। दूसरा तो मतलब इस 1 के साथ तो नहीं होगा। दूसरा कब हो सकता है, अगर ये 2011 बन जाए और ये x के साथ मल्टीप्लाई तो 2012 क्रिएट हो सकता है। समझा ना, देखो 1 के साथ तो 2012 ही चाहिए था, तो वो तो क्रिएट नहीं हो रहा है। एक बार चेक करते क्या 2011 क्रिएट होगा, देखो, क्योंकि वो x के साथ मल्टीप्लाई को सर 2012 नहीं बना होगा ये भी। ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे r इंटीजर नहीं आ रहा है तो कोफिशिएंट आएगा ही नहीं, इसलिए कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, कोई कोफिशिएंट बनेगा ही नहीं, 2012 का टर्म आएगा ही नहीं। क्लियर है, 2012 का टर्म कब आता, जब ये 3R की टेबल में आता, 3 का मल्टीपल होता या फिर 3 के मल्टीपल में 1 कम होता। क्या बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो एक ये वैरायटी कवर हो जाती है। ये जनरल टर्म के, इसलिए मैंने जनरल टर्म के सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दे दिए प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद अगली वैरायटी है रिमाइंडर थ्योरम। सर एक बार उसका लास्ट का बताइएगा। हाँ, यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया, फिर बाहर दो टर्म थी 1 माइनस एक्स, बाहर क्या टर्म थी 1 माइनस एक्स, या अब मुझे क्या चाहिए, x की पावर 2012 चाहिए था, तो इसका जनरल टर्म मैंने लिखा NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर r, तो जनरल टर्म मेरा क्या आ गया, ये आ गया। अब इसमें x की पावर क्या आ रही है, 3R आ रही है। अब ये पावर मुझे कितनी चाहिए थी 2012, तो 3R को मैंने 2012 से इक्वेट किया, तो यहाँ से r मेरा क्या रहा, फ्रैक्शन आ रहा था, और r तो हमेशा इंटीजर होना चाहिए, तो r फ्रैक्शन में आ रहा, मतलब r कोई ऐसा कोई r पॉसिबल ही नहीं होगा जिसमें इसकी पावर 2012 बन जाए, है ना। अब 2012 कब बन सकती है, एक और, जब ये x मल्टीप्लाई हो जाए 2011 के साथ, ये ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ पे 2011 बन जाए तो भी 2012 बन जाएगा। तो मैंने 2011 से भी इक्वेट किया तो भी r की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही, तो दोनों ही केस में 2012 कभी बनेगा ही नहीं। तो कभी भी 2012 का टर्म नहीं आएगा तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। आया समझ में? ठीक है। अब ये रिमाइंडर के 3 प्रॉब्लम है, इसमें तो कोई एक ट्राई कर लो ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर ये 6 वाला ट्राई कर लो एक बार। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 11। एक लॉजिकली खुद से ट्राई करो, आंसर निकालो, फिर मैं सिखा दूंगा एक बार, जिसको नहीं आएगा वो एक बार सीख लेना। क्या आंसर आया? बोलो। रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 11। तो देखो क्या लॉजिक लगाते थे इन क्वेश्चंस में, 11 की डिविजिबिलिटी करना है तो इसके एक्सपेंशन में 11 क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको बाइनोमियल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। यस तो सर। आप सबसे पहले देखो 5 की मल्टीपल्स देखो, 5 के मल्टीपल्स में 11 5 के पावर्स में 11 के मल्टीपल के आसपास क्या, देखो मुझे कैसे भी करके 11 क्रिएट करना है, मतलब मुझे फाइनल आंसर ऐसा लिखना है।
11k प्लस r, इस तरह से आंसर निकालना है। इसको, इस एक्सप्रेशन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसमें, ताकि मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ये डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, हाँ है ना। मेरे इस गिवन Yes, sir. एक्सप्रेशन को मुझे यहां तक लाना है, तो सोच के देखते हैं। तो देखो 5 के जो मल्टीपल होते हैं, 5 की पावर्स, वो ऐसी कुछ होती है। हम कोशिश हमेशा करते हैं कि 1 के आसपास क्रिएट करें। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 5 की पावर 4 कितना होता है, 625, हाँ है ना। तो इसमें ऐसा कोई Yes, नंबर जो sir. 11 के सबसे पास आ रहा हो, 11 के टेबल के, 11 की जो टेबल होती है उसमें लगभग सब दूर दूर ही है ना। बोलो, आपने क्या सोचा, कोई एक पर्टिकुलर नंबर लिया क्या, बोलो। 1 to 5 को लेके करा सर। 1 to 1 प्लस 4 लिख के फिर 1 to 1 11 का स्क्वायर होता है। हाँ ये कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो पावर भी 99 है, तो 5 का क्यूब इसमें से निकाल के सोचने की कोशिश करते हैं। बाकी सब वैसे भी दूर दूर, देखो यहाँ पे 11 की टेबल में 22 आता था, 22 और इसमें 4 का गैप है। यहाँ पे 121 आता था, यहाँ पे भी खैर 4 का ही गैप है, तो कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे सिंस 99 है इसलिए 5 का क्यूब निकाला था, 99 में से 3 अगर निकाल लें तो बाहर क्या बचेगा, 33। 5 का क्यूब को लिख दोगे 125। अब इसको बाइनोमियल में तोड़ देते हैं 11 के मल्टीपल के आसपास, तो 11 की टेबल में क्या आता है, 121। क्लियर है, सबको समझ में तो आ रहा है क्या हो रहा है, जी सर। हेलो, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. अब इसका जो हाँ। एक्सपांशन होगा उसमें क्या आएगा, n/0 121 की पावर n-1 एंड सो ऑन। तो देखो 121 तो चलता जाएगा, बस लास्ट वाले टर्म में नहीं आएगा 121। लास्ट वाले टर्म के पहले पहले हर जगह 121 आएगा, तो लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, 33 c33 4 की पावर 33, और उसके पहले जितने भी टर्म होंगे उसमें कम से कम एक 121 तो होगा ही, सही है ना, बोलो। Yes, sir. तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक इस लास्ट वाले टर्म के पहले पहले जितनी भी टर्म्स वो सब 121 के मल्टीपल है, मतलब 11 के मल्टीपल है, तो उसको अपन 11 के लिख ही सकते हैं। और ये लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा, 4 की पावर 33। यहां तक क्लियर हुआ। यस सर। अब वापस इस 4 की पावर 33 को तोड़ना पड़ेगा। 11 के यहां तक तो आ गया है, अभी 4 की पावर 33 के बारे में सोचते हैं। तो 4 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, सर इसे 2 कर लो, 32 आ जाएगा ना, 2 की पावर 5, कहाँ पे 2, मतलब 2 की पावर 2 कर लो ना इसे। ठीक है 2 की पावर 2 कर लो, एक ही बात है। 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 करोगे तो 66 हो जाएगा। क्लियर है, 2 की पावर 5 32 होता है, 33 के पास आ जाएगा। अच्छा आप इसको, अच्छा इसमें से 2 की पावर 5 अलग निकालना चाह रहे हो। नहीं सर सही लिखा था सर, 2 की पावर 66 कर दो ना इसे। हाँ तो ठीक है, वही तो कह रहा हूँ, 2 की पावर 66 का जब 2 की पावर देखोगे, है ना, तो 2 की Yes, पावर sir. में जो सबसे पास आपको दिखे, जैसे आप बता रहे 32, 2 की पावर 5 32 होता है, ये 33 की सबसे पास है ना। यस सर। इसमें से 5 निकालना, तो देखो 5 तो निकलेगा नहीं, तो इसको 5 निकालने के लिए इसको 65 बनाना पड़ेगा। तो एक 2 को अलग निकाला, एक 2 की पावर 65 कर लिया, ताकि इसमें 5 का फैक्टर निकाल सके। आपको सबको समझ में आ रहा है लॉजिक हम क्या लगा रहे, बेसिकली कैसे भी करके 11 क्रिएट करना है। 2 इंटू, अब 2 की पावर 65 में से एक 5 अंदर रख लिया, और बाहर कितना बचेगा, 11 सॉरी 13, ठीक है। अब इस 2 की पावर इधर साइड में लिख रहा हूँ, 11 के प्लस 2 इंटू 2 की पावर, इसको लिखोगे 32 की पावर 13। 11 के प्लस 2 इंटू 32 को क्या लिखोगे, 33 माइनस 1। अब वापिस वही एक्सपांशन, इसका एक्सपांशन अगर हम लिखेंगे NCR 33 की पावर R एंड सो ऑन, सेकेंड लास्ट टर्म तक जाएगा, और लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा, 13C13 माइनस 1 की पावर 13। अब वापिस से वही लॉजिक लगेगा, ये 11 के प्लस 2, ये यहां से लेके इसके पहले वाली टर्म तक
तब मैं 33 का मल्टीपल होगा, 33 मतलब 11 का मल्टीपल, तो इसको मैं 11 K2 लिख सकता हूँ, है ना? बोलो, या Yes, K1 लिख दिया। 11 टाइम्स ये सब के सब क्या होंगे, 11 के मल्टीपल ही होंगे, इनका सम कोई ना कोई 11 का मल्टीपल होगा, और लास्ट वाला टर्म क्या बचेगा मेरा, -1। अब इस 2 को अंदर भेज दो, तो जगह 11K + 22K1 माइनस का 2। अब इनको भी कंबाइन कर सकते हो आप, खैर 11K2 लिख दो माइनस का 2। अब आपको क्या चाहिए फाइनली आंसर में, रिमाइंडर प्लस में आना चाहिए, तो इसको प्लस क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, 11 का ऐड 11 का सब्सट्रैक्ट कर देंगे। आंसर किसके टर्म्स में चाहिए, प्लस के टर्म। देखो आपका फाइनल आंसर यहां तक अपन कहां तक पहुंच गए, 5 की पावर 99 को आपने कैसे लिख दिया, 11K - 2 तक लिख दिया। आगे बात समझ में? यस सर। अब डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर चाहिए, तो प्लस रिमाइंडर क्रिएट करने के लिए ध्यान से देखना क्या करोगे। मान लो एक 11 ऐड किया और एक 11 सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब जो सब्सट्रैक्ट वाला है उसको तो इसके साथ प्लग इन कर देना, इन दोनों को साथ में रखोगे तो ये भी कोई ना कोई 11 का मल्टीपल होगा, तो इसको 11n लिख दिया। और जो बची हुई टर्म है, बची हुई टर्म से क्या बचेगा, प्लस का 9 आया ना, समझ में आ गया? यस सर। तो 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9. तो देखो ऐसे करना रहता है, 11 के मल्टीपल्स को क्रिएट करके उन सबका सम 11K लिख देने का। यस सर। और फाइनल आंसर में अगर -2 आ रहा है तो उस माइनस को प्लस बनाने का तरीका क्या होता है, +11 - 11। ये फंडामेंटल तरीका है। इस तरह से अगर आप तरीके अपनाओगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये बात की 2 वैरायटी भी खुद से एक बार ट्राई करना, नहीं आया तो फिर डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है? इसके अलावा थोड़ा बहुत बाइनोमियल कोएफिशिएंट, देखो बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऐसा तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज में क्वेश्चन पूछ लेते, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल में पूछ लिया था। इसके अलावा डायरेक्ट ज्यादा नहीं आएगा। जैसे n-1 CR इक्वल टू दिया हुआ है K² - 8 NC R+1। तो बोला K कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ठीक है? तो इसमें आपको NCR की प्रॉपर्टी सोचना पड़ेगा। अच्छा, कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 3, जिनका क्वेश्चन में यूज हो सकता है। तीन कम से कम ये 3 प्रॉपर्टी है, तो आप ध्यान रख लेना अगर याद रखनी हो तो। अदरवाइज इस टॉपिक को आप छोड़ भी सकते हो। बाइनोमियल में कम से कम वो दो टॉपिक कर लेना तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना हो तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कर सकते हो। अब इसमें लॉजिक क्या बैठेगा, सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करके ये K² माइनस जो भी 8 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो K² - 8 कितना आ जाएगा, n-1 CR डिवाइडेड बाय NC R+1। इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है? कर लोगे ना फैक्टोरियल वगैरह करके, बोलो। यस सर। अब या तो आपका n रह जाएगा, तो अगर इसको आप चाहो तो एक और आगे कम भी कर सकते हो। देखो n-1 CR है ना, ये वाली प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी एक ही होती है NCR को अगर मान लो आपको रिड्यूस करना है कोएफिशिएंट, तो आप क्या कर सकते हो, ये n/r को आगे लिखो और एक एक कम कर दो, n-1 CR - 1 लिख सकते हो। एक प्रॉपर्टी होती है। आपको और आगे जाना तो भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5C2 को लिखने का तरीका क्या है, 5/2 × 4C1। समझ रहा, ये n/r आगे हो जाएगा और एक एक कम हो जाएगा। ये n-1 CR - 1 को भी आगे क्या लिख सकते हो, n-1 डिवाइडेड बाय r-1 और एक एक कम कर दोगे तो n-2 CR - 2। क्या समझ में आ रहा है, ये प्रॉपर्टी होती है। बोलो। अब यहाँ पे भी नीचे प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो अगर यहाँ पे मान लो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो बताओ नीचे क्या आएगा, रेशियो काय का आएगा, n/r+1। वेरी गुड, n/r+1 और इनमें से एक एक कम कर देंगे, है ना? तो ये इसके Yes. साथ हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, r+1 ऊपर चल जाएगा अपॉन n। तो K² - 8 की वैल्यू ये समझ में आया तब? यस सर। ठीक है। अब आपको ये सोचना कि ये कहां से कहां तक लाई करेगा, तो उसके लिए पहले ये सोचना पड़ेगा ये कहां से कहां तक लाई करेगा। यस सर।
तो r प्लस 1/n की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, ये कैसे सोचे? r के बारे में आपको पता ही है, एनसीआर में r कहां से कहां तक लाई करता है? 0 to n। 0 से n। एक मिनट, यहाँ पे कहीं जगह नहीं दिख रही। ठीक है, यहाँ पे कर लेते क्रिएट। एनसीआर में जो मेरा r होता है, लाइंग फ्रॉम 0 to n। ठीक है, मुझे क्या क्रिएट करना, r प्लस 1। तो r प्लस 1 कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 से लेके n प्लस 1 तक। दोनों तरफ n से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 1/n से लेके 1 प्लस 1/n तक आया ना। यस सर। और ये वैल्यू किसके बराबर है आपकी? k स्क्वायर माइनस 8 के बराबर। दोनों तरफ 8 को ऐड कर देना, k में कंडीशन आ जाएगी। क्लियर है? करके देख लो, करना हो। k स्क्वायर माइनस 8 आगे आपको पूछा गया था k कहां से कहां तक लाई करेगा, दोनों तरफ प्लस 8 कर दो। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे सोच सकते हैं, ये जो 1/n है और यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1/n। 1/n कहां तक जा सकता है और 1 प्लस 1/n कहां तक जा सकता है? इस n को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि आपका आंसर इंटीजर्स के टर्म्स में। तो n अगर मान लो बहुत लार्ज हो जाए तो ये वैल्यू 0 की तरफ चल जाएगी और ये वैल्यू 1 की तरफ। बहुत लार्ज n की वैल्यू मान लो बहुत लार्ज हो जाए, 1/n को 0 अज्यूम करना है। तो k स्क्वायर विल लाई फ्रॉम 8 to 9, तो k विल लाई फ्रॉम, इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा एक बार। k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8, एक बार ये सॉल्व होगा। k स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर इन दोनों आंसर के क्या लोगे आप? इंटरसेक्शन। क्लियर है? सर कंडीशन लेट क्यों करी? क्योंकि आंसर मेरे को फ्रैक्शन के टर्म्स में चाहिए था ना, मतलब बेसिकली इंटीजर्स के टर्म। अब मेरा आंसर n के टर्म्स में आया था, हाँ है ना। यस सर। अब n को कुछ ना कुछ तो अपन को रखना पड़ेगा। n की वैल्यू आप रखते जाओगे 1 2 3 4 5, तो ये मैक्सिमम कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा मैक्सिमम। ठीक है, यस सर। वैसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट को हट गया, जिन्होंने ये चैप्टर नहीं कर रखा हो, कम कर रखा हो, वो कम से कम ये दो चीजें कर लेना। एक तो जनरल टर्म वाले क्वेश्चंस और दूसरा क्या करोगे, ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चन। इन दो की प्रैक्टिस कर लेना, इसलिए मैंने दो ही डाल रखे ज्यादा। क्लियर है? यस सर। इसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में यहाँ पे प्रॉपर्टी सारी, एडजॉइन की प्रॉपर्टी, ट्रांसफर्स की प्रॉपर्टी गिवन है और इस पे इलस्ट्रेशन है। डिटर्मिनेंट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उस पे इलस्ट्रेशन। एडजॉइन की सारी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख दी है और उस पे थोड़ा इलस्ट्रेशन। इनवर्स की प्रॉपर्टी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन और उस पे इलस्ट्रेशन। ये सारा ऑलरेडी क्लास में करा रखा है ना। एक ही बार प्रैक्टिस खुद से कर लेना ताकि आपको आइडिया लग जाएगा आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फाइनल आंसर मैच जरूर कराना। क्लियर है? इसके बाद होमोजेनियस इक्वेशन की बेस कंडीशन डाल दी है, उसमें दो ही केस आते हैं, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D में भी देखो सेक्शन फॉर्मूला, एंगल बाइसेक्टर की कंडीशन, उस पे 3 इलस्ट्रेशन दे दिए। और अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोलिनियर वेक्टर। ए वेक्टर, दो वेक्टर कोलिनियर कब होंगे? ए प्लस लैम्डा बी। ये ध्यान रखना, जब भी दो वेक्टर कोलिनियर है, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर या ए वेक्टर इज कोलिनियर विद बी वेक्टर, आप दो कर सकते हो, या तो ए इक्वल टू लैम्डा बी कर दो, या फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर के आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? या तो ए कैप बी कैप, अगर जैसे मान लो कभी भी आपको बोले कि कोई वेक्टर है ए, 2i कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप, और कोई वेक्टर है बी, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3 लैम्डा के कैप। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो आई कैप का रेशियो, जे कैप का रेशियो और के कैप का रेशियो
आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ये कंडीशंस यूज होती है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में, तो इसमें अप्लाई जरूर करना। ठीक है? और एक और कुछ फंडामेंटल थ्योरम आपको मैंने बताई थी वेक्टर्स में, कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर भी लिख सकते हो। और मान लो अगर ऐसा बोला गया, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर, मान लो ए और बी दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, और आपको एक कंडीशन गिवन है कि एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है। अगर ए और बी दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है और एक्स ए प्लस वाई बी अगर इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो यहां से क्या कंडीशन सिखाई थी? एक्स और वाई दोनों जीरो होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। याद आ रहा है सबको? यस सर। इस कंडीशन पे भी बेस्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे एक दिया हुआ है, ध्यान रखना। कभी भी अगर ऐसा आता है कि ए और बी दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है और एक्स ए प्लस वाई बी अगर जीरो के बराबर आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब उसके कोफिशिएंट जीरो के बराबर हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, और कोलिनियरिटी की कंडीशन याद रखना, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। यहाँ पे मैंने देखो दे रखा है, ये वाली कंडीशन भी लिख रखी है और ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे लिखी मैंने। क्लियर है? इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, प्रोडक्ट में भी बहुत दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली। ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू पी इंटू कॉस थीटा। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है तो a1 a2 a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। कभी भी अगर एंगल निकालना है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। a डॉट बी अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, एक्यूट। a डॉट बी अगर लेस देन जीरो तो एंगल कितना होगा, ऑब्ट्यूज। डॉट प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, एक्यूट एंगल होगा, तभी डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव। डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है? इसके अलावा दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट उनका जीरो होगा। ए डॉट ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ध्यान रखना। सेम वेक्टर का सेम के साथ डॉट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। जनरली रिजल्ट उल्टे में काम आता है कि किसी, ये आपको बहुत बार ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देते हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? कभी भी किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिया तो उसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, वो वेक्टर डॉट द सेम वेक्टर। जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है तो इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, ए डॉट ए। वैसे ही अगर ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो उसको भी लिखने का तरीका क्या हो सकता है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ये सारी प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, आपको याद होगी, हाँ है ना, ये फॉर्मूले। क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऊपर से जा रहा है? नो सर, आ रहा समझ। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज और इस पे बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए एक बार फंडामेंटल। वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है सर, ये मिनिमम वैल्यू बनता है एक बार -3/2 वाला। हाँ, वो उस क्या क्या करना, देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, वो कंडीशन आपको देंगे, पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट है। इसमें आपको कंडीशन के हिसाब से फिर वो क्वेश्चन होता है, उसमें कि शायद कुछ कंडीशन भी रहती है ना, वो मिनिमम वैल्यू जो आप पूछ रहे हो। सर उस पे ए बी सी जीरो होता है, a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है उसमें। हाँ, ये कंडीशन शायद कुछ होती थी। आपको अगर वो कंडीशन दे कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो उस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो, शायद 3/2 आती है ना, ऐसा कुछ था, तो मैं करा देता हाँ हूँ। सर, -3/2 आता है। हाँ, एक मिनट में इसको रिकॉल कर लेता हूँ, क्या था वो, a प्लस बी प्लस सी जीरो था, यही था ना शायद। हाँ, वो नहीं, ए बी सी यूनिट वेक्टर था, तब मिनिमम निकालते बेटा, ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं। इफ ए हाँ बी सी सर, ये यूनिट बोल वेक्टर, रहा था, हाँ, यूनिट वेक्टर होते हैं। ए बी सी अगर यूनिट वेक्टर है तो उस केस में आपको कभी पूछेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की मिनिमम वैल्यू, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, तो वो भी यहाँ पे फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुटअप करोगे, उस केस में अगर यूनिट वेक्टर है तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी डॉट ए का मिनिमम वैल्यू -3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये फंडामेंटल कंडीशन, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इससे आ जाएगा। ठीक है,
डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, ए का बी पे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। प्रोजेक्शन पे भी 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखे। अगेन इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू sin थीटा n कैप। क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ कर दोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ d1 क्रॉस d2 कर दोगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसके ऊपर वेक्टर, फिर क्रॉस प्रोडक्ट पे 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बस ये चीज ध्यान रखना कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा? 0। और बॉक्स प्रोडक्ट को निकालने का तरीका क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। If the 3 vector are coplanar, then the box product is 0। क्लियर है? Yes, sir. इसके बाद 3D में एक तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोस, ये रिलेशन होता है, और ये 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है, बस इन 2 की प्रैक्टिस कर लेना। इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो इसका इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें तो डिलीट ही हो गई है, तो लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। इसमें आपको बस ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। x1 y1 z1 लाइन के ऊपर पॉइंट होता है और abc आपका पैरेलल वेक्टर होता है, तो ये ध्यान रखना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन दे दिया है और 2-3 इक्वेशन ऑफ लाइन पे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको दे दिए। 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? राइट एंगल पे है तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या 4 स्टेप फॉलो करेंगे वो यहाँ पे दे दिए और उस पे 2 क्वेश्चन। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, अगर पैरेलल है तो ये फॉर्मूला लगेगा, स्क्यू है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये दोनों फॉर्मूला एकदम याद होने चाहिए और इस पे क्वेश्चन है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे बेसिकली क्या आइडिया था कि इन चैप्टर में से कम इतना कर लो। ठीक है, तो आपको ओवरऑल ये रिवीजन हो जाएगा और ये रिवीजन होने के बाद इसमें जो कुछ सिलेक्टेड इलस्ट्रेशन है जो ऑलरेडी हमने क्लास में भी कवर किए हैं, इनकी खुद से एक बार वो प्रैक्टिस करोगे तो चैप्टर सारे रिवाइज हो जाएंगे। हाँ हाँ, बोलो माधव एंड रोहित। तो मैंने क्वेश्चन भेजा ग्रुप पे, ग्रुप पे? सर मैथ्स के डाउट ग्रुप पर। अच्छा, 1 मिनट। The term independent of x in the expansion of this। ठीक है, 1 मिनट में ले रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ रोहित बोलो, आपको कौन सा डाउट है? सर सीक्वेंस एंड सीरीज का जो असाइनमेंट है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 और 15 में डाउट है। ठीक है, इसी वाले असाइनमेंट में? यस सर। पहले माधव का एक क्वेश्चन है, उसमें ये 3 टर्म गिवन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, और दूसरा दिया है 5/2 x क्यूब माइनस 1/5x स्क्वायर की पावर 11। ठीक है, वो पूछा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसमें इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा होगा? x का एक्सपेंशन। तो देखो यहाँ पे क्या है, आगे 3 टर्म गिवन है, क्लियर है, और यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन है, तो इन तीनों के रेस्पेक्ट में सोचना पड़ेगा एक एक करके। सबसे पहले इसका तो आप जनरल टर्म लिखोगे, हमेशा सबसे पहले क्या लिखोगे? इसका जनरल टर्म। इसका जनरल टर्म क्या है? NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r और सेकेंड टर्म की पावर r। तो यहाँ पे सारी पहले x की पावर कलेक्ट कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म में तो ये सारी चीजें आ जाएगी, और x की पावर में देखो क्या क्या आएगा। यहां से बनेगा आपका पावर टोटल 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 33 माइनस 3r, और यहां से कितना आएगा? माइनस का 2r आया ना? चेक कर लेना एक बार, सही है? यस सर। तो x की टोटल पावर कितनी आ रही? 33 माइनस 5r। इस ब्रैकेट के अंदर x की ये पावर आ रही है। अब ये 3 टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे,
तो इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 के लिए सोचते हैं, तो जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर क्या बनेगी 33 माइनस 5r है ना। तब अब Yes, ये sir. इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगा जब ये पावर 0 हो जाए। यहां से जब 0 से इक्वेट करोगे तो 33/5, तो यहां से r की वैल्यू पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। इंटीजर आएगी क्या? नो सर। No, sir. नो इंटीजर वैल्यू, तो मतलब 1 के साथ कभी भी इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं बनेगा। अगला क्या है, जब ये x स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा x की पावर 33 माइनस 5r के साथ, तो अब इनकी टोटल पावर कितनी आ जाएगी 33 माइनस 5r प्लस का 2 है ना। एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल पावर हो जाएगी। अब इसको 0 से इक्वेट करके देखते हैं, तो 30 कितना हो जाएगा 35 माइनस 5r इक्वल टू 0, तो यहाँ से r आ रहा है 7 है Yes, ना। sir. तो इसके साथ बन जाएगा, तो ये देखो इसका कोफिशिएंट क्या है ऑलरेडी, इसका कोफिशिएंट माइनस यहाँ से बन जाएगा, तो एक तो r को यहाँ क्या रख देंगे 7 रख देंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक -1 है, इस एक्स स्क्वायर के साथ -1 था, और यहाँ पे r को 7 रख दोगे तो कितना आ जाएगा 11c7 5/2 की पावर 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4 और -1/5 की पावर 7। एक क्वेश्चन तो ये आ जाएगा। क्लियर है। अब थर्ड Yes, sir. तीसरा इसके साथ देख लेते 3x क्यूब के साथ। तो 3x क्यूब में x क्यूब जब मल्टीप्लाई होगा x की पावर 33 माइनस 5r के साथ, तो x की टोटल पावर कितनी बनेगी 36 माइनस 5r। तो अगेन यहाँ पे r इंटीजर नहीं आ सकता है ना। क्लियर है। Yes, sir. भी नहीं आएगा, तो सिर्फ एक ही Yes, sir. जगह, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। ओके, हाँ कौन सा डाउट था, इसी सीक्वेंस एंड सीरीज में था ना। Yes, sir. Question number 10 or 15. 10 और 15, ठीक है। 10th वाला देख लो सब लोग। A1, A2, A3 is an increasing GP of positive real number such that product of first, third, fifth and seventh given है। तो पूछा है सेकंड और फोर्थ का सम भी गिवन, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। दो रिलेशन गिवन है। देखो जीपी में दो ही अननोन होते हैं, ए और आर, है ना। अगर ए पता चल जाए, आर पता चल जाए, सारा काम हो जाएगा। बोलो सही है। अगर ए और आर पता चल जाए तो सारा काम हो जाता है। Yes, sir. अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिया हुआ है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन का दिया हुआ है। अब आपको ये भी पता है कि टर्म्स इक्विडिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आर इक्वल। जैसे मान लो एक जीपी में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म, तो पीछे और आगे और पीछे से टर्म का प्रोडक्ट मतलब A1 और A7 का प्रोडक्ट A2 और A6 के बराबर होगा, है ना। A1 A7 का प्रोडक्ट A2 A6 के बराबर, आगे से दूसरा पीछे से दूसरा, और आगे से तीसरा पीछे से तीसरा A3 A5 के बराबर भी होगा, और A4 के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। A4 A4 के बराबर। जैसे AP में प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल होता है। क्लियर है। बोलो। Yes, sir. अपन को क्या दिया हुआ था, A1 A3 A5 A7 की वैल्यू 1/96 की बनी। तो देखो A1 A7 का प्रोडक्ट और A3 A7 का, है ना। अच्छा, इसको मैं A4 के स्क्वायर के बराबर कर सकता हूँ। मिडिल में कौन सा नंबर आ रहा है A4, तो A4 का A4 के साथ ही होगा। Yes, sir. आगे से पहला, पीछे से पहला, आगे से दूसरा, पीछे से दूसरा, आगे से तीसरा, पीछे से तीसरा, आगे से चौथा और पीछे से चौथे में यही आएगा। तो ये वैल्यू भी A4 के स्क्वायर के बराबर होगी और ये वैल्यू भी A4 के स्क्वायर के बराबर होगी, है ना। यहाँ से पावर 4 उधर जाके पावर 1/4 हो जाएगी, तो मेरे पास A4 मतलब फोर्थ टर्म आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। Yes, sir.
अब फोर्थ टर्म तो आ गई है। अब देखो यहाँ पे फोर्थ टर्म की वैल्यू पुट अप करोगे तो सेकंड टर्म भी आ जाएगी। यस सर, हो गया। हाँ, अब 2 टर्म पता है तो फिर तो कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके सर। सर एक क्वेश्चन नंबर 5 भी है। 15 15 और 5। ठीक है। 15, हाँ ये वाला ठीक है, ये वापिस समझा देता हूँ। हाँ, 15 में क्या बोला गया, पढ़ लो एक बार सब, चलो सब लोग वापिस से। ये क्वेश्चन अभी हमने लिया था जो थोड़ी देर पहले, एक और वैरायटी है इसकी। एएमजीएम का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पे भी। पहले आप ये सोचो खुद से वापिस से कि नंबर कौन कौन से लोगे, कौन कौन से पॉजिटिव नंबर ले और किसमें एएमजीएम अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे क्या गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम नंबर कंसीडर कर लेते हैं। सिंस मेरे को यहाँ पे जेड स्क्वायर का टर्म क्रिएट करना है और एक्स वाई जेड का टर्म क्रिएट करना है, तो हमने नंबर क्या अज्यूम किए थे, एक नंबर तो एक्स ले लिया, एक नंबर वाई ले लिया, क्योंकि एक्स वाई ए टर्म था। जेड दो थे तो हमने 2 नंबर के लिए लिए, Z/2 और Z/2। यहाँ तक समझ में आ गई, ये 4 नंबर लिए। लेट अस कंसीडर 4 नंबर फॉर पॉजिटिव नंबर दिस। अब इसमें अगर मैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगाऊंगा तो क्या होगा, अप्लाई करके देख लो। अर्थमेटिक मीन देखो 2 तरीके इसको अप्लाई करने के। एक तो क्या, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन टू 1/164। तो देखो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा इनका, x प्लस वाई प्लस Z/2 प्लस Z/2 बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू इनका जो प्रोडक्ट x y Z/2 इंटू Z/2 की पावर 1/4। तो ऊपर तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू XYZ स्क्वायर बाय 4 की पावर 1/4। ठीक है, तो यहां से मैं पहले इस एक्सप्रेशन को निकाल लेता हूँ, XYZ स्क्वायर की पावर 1/4 इज लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड बाय 4, और ये 4 उधर चल जाएगा 1/4। ठीक है, अब चाहो तो दोनों तरफ पावर 4 ले लो, तो एक्स वाई इंटू जेड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों तरफ पावर 4 ले लेंगे तो ये पावर 1 बन जाएगी। दोनों तरफ पावर 4 लोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 4, ये 4 हो जाएगा और नीचे 4 की पावर 4 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। मतलब जो बेसिकली सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन दोनों तरफ पावर 4 ले लिए, समझ में आ रहा है, दोनों तरफ पावर 4 लिए, तो पावर 4 लेने पे ये 1 बन जाएगा, यहाँ पे पूरे पे पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, एक्स वाई इंटू जेड। हाँ बोलो, कुछ डाउट है? जैसे x प्लस एक्स वाई जेड का स्क्वायर की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1/64 दी हुई है, हाँ। तो इस इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते क्योंकि हाँ x। करेंगे ना, वो तो अब मैं करूंगा अगले स्टेप में, लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। वो पूछ रहा था मैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको? अब ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू का कैसे इक्वेट कर दोगे, 1/64 से? यस सर। ना 64 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है? यस सर। अब 3 नंबर का सम 1 आ गया। ठीक है, मुझे x प्लस वाई प्लस जेड नहीं पूछा था, मुझे क्या पूछा था, इनके रेसिप्रोकल का सम पूछा था। अब ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कब होगी, हम क्या बोलते हैं, एम अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कब होती है, जब ये सब नंबर इक्वल हो जाए, ये सारे के सारे नंबर आपस में क्या हो जाए, इक्वल। ठीक है, क्लियर है? बोलो। ओके सर। तो इसको मान लो t से इक्वेट कर दिया, तो x की वैल्यू t के बराबर, ये मैक्सिमम अटेंड कब होगा, जब ये नंबर आपस में जो नंबर लिए हैं ये इक्वल हो जाए।
x इक्वल टू टी, y इक्वल टू टी और z इक्वल टू कितना आ जाएगा 2t। अब t निकालने के लिए ऑलरेडी कंडीशन मैंने डिराइव कर ली, x प्लस वाई प्लस जेड मेरा कितना है 1 के बराबर। यहाँ वैल्यू अगर पुटअप कर देंगे तो 1 4t इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। अब t की वैल्यू 1/4, अब जो पूछा है इसमें पुटअप कर दो 1/t प्लस 1/t प्लस 1/2t, या t की जगह 1/4 पुटअप कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। हो गया डाउट क्लियर सारे? सर क्वेश्चन नंबर 5 में ना एक क्वाड्रेटिक बन रही है मगर वो सॉल्व नहीं हो रही। किसका? फिफ्थ बाइनोमियल का? नहीं, सीक्वेंस का। एक मिनट, देखो ये एपीजीपी का मिक्स प्रॉब्लम है, तो दोनों कंडीशन को अच्छे से दिखना होगा। ये 3 नंबर अगर आपके जीपी में है तो 3 नंबर जीपी में दिए हुए हैं, तो इसमें कंडीशन क्या है कि मिडिल का स्क्वायर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट। यस सर। यहां से ये आ गया। दूसरा, ये 3 नंबर अगर एपी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो यहां से आपको ये सोच के निकालना है कि ए और बी अगर निकल जाए तो काम हो जाए। यस सर। तो देखो फटाफट, 20 इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। अब किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा, चाहो तो सर ए की जगह 8b² लिख दो। क्लियर है? यस बोलो, सर। ए की जगह क्या लिख सकते हैं 8b²। सर वो 2b है 20 नहीं। 2b है, यहाँ पे तो 20 आएगा ना, सर सॉरी 20 आएगा। एपी है ना। ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर से बी भी कॉमन आ रहा है और नीचे कितना है 8b³ है। एक बी से b² कैंसिल कर देना, बी नॉन जीरो पॉजिटिव बोला है। तो हो जाएगा सॉल्व। Yes, बी में sir. क्वाड्रेटिक आएगी, इससे क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो रही थी क्या? यस सर, क्वाड्रेटिक नहीं हो रही बस। एक बार कैलकुलेशन देख लेते, चलो ये यहाँ तक तो सही है ना। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, ये 160।8b² इक्वल टू 8b प्लस 1। ये आया था आपका भी? यस सर, यही आ रहा था। ठीक, चलो सब लोग बताओ। 160b² माइनस 8b माइनस 1 इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट चाहिए -160 और सम होना चाहिए -8। तो 160 बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, 10 इंटू, एक तो होता है 10 इंटू 16 है ना, और क्या तोड़ सकते हो, 8 बनाना है ना सम। तो 20 इंटू 8, इससे भी 8 नहीं बनेगा, या तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो। नहीं कुछ समझ में आ रहा, a प्लस माइनस b² माइनस 4 उससे भी नहीं आ रहा। सर √704 आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। a and b are two positive number if a b and 1/8 are in gp, तो b² इक्वल टू a इंटू 1/8। ठीक है, while 1/8 10 and 1/b are in ap, तो ट्वाइस ऑफ दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो यहाँ पे सम लेंगे a प्लस बी अपॉन ए बी इक्वल टू 20। सही किया। a की जगह आप क्या लिख सकते हो 8b², और यहाँ पे भी आपने लिख दिया 8b², तो नीचे क्या बन जाएगा 8b³। ठीक है, ऊपर से b कॉमन लिया तो क्या बचा 8b प्लस 1, नीचे बचा 8b²। ठीक है, 160b² इक्वल टू 8b प्लस 1। ये यार एक बार मैं क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कभी एचपी तो नहीं दे दी इन्होंने।
एक बार मैं क्वेश्चन क्रॉस चेक करता हूँ, ठीक है, इसमें भी दिया नहीं हो, मैंने कहीं PYQ में से लिया था, ठीक है, एक बार क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लूंगा कि वो AP सर है। वैसे उसमें वैल्यू नहीं पूछी है तो शायद रिलेशन आ जाएगा। पता नहीं, देखो करना पड़ेगा सॉर्ट, एक बार कर लेंगे, मेरी अभी 6:30 क्लास है, ठीक है, तो एक बार वापिस से मैं क्रॉस चेक करके फिर आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर, चलो थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।